1947 में जब यूएस और ब्रिटेन ने यूरोप के यहूदियों को अलाउ किया कि वो यूरोप से पलायन करके फ़िलिस्तीन जा सकते हैं और फ़िलिस्तीनी अरब्स की ज़मीन पर रहना शुरू कर सकते हैं। तब से ही हम देखते हैं कि जो यहूदी थे उनका पलायन तेज़ी से बढ़ने लगा था फ़िलिस्तीन वाले एरिया में। और इससे क्या हुआ, वहाँ पे रह रहे फ़िलिस्तीनी अरब्स और यहूदियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो जाती है। लेकिन चूंकि ब्रिटेन और यूएस और बाकी वेस्ट की शक्तियों का जो सपोर्ट था वो पूरा इजराइल के साथ था, चाहे वो पैसों के लिहाज से हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी या फिर हथियारों के लिहाज से हो, तो वेस्ट के द्वारा दिए गए हथियारों का इस्तेमाल करते हुए यहूदियों ने फ़िलिस्तीन की ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू किया और देखते ही देखते फ़िलिस्तीन के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और फ़िलिस्तीन के अरब लोगों को उनकी ज़मीन पर रिफ्यूजी की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया। और आज के टाइम पे हम देखते हैं फ़िलिस्तीन वाले पूरे क्षेत्र पर यहूदियों का कब्जा हो गया और उन्होंने अपना एक स्टेट बना लिया जिसको स्टेट ऑफ इज़राइल कहते हैं। और फ़िलिस्तीनी अरब्स को एक छोटे से एरिया में रहने के लिए मजबूर कर दिया जिसको गाज़ा कहते हैं। और गाज़ा में जो हो रहा है आज के टाइम पे, जो इज़राइल वहाँ के मासूम लोगों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, वो सारी दुनिया जानती है। इस प्रकार फ़िलिस्तीन पर इज़राइल के बढ़ते हुए कब्जे के खिलाफ फ़िलिस्तीन के कुछ लोगों ने एक ग्रुप बनाया था जिसको हमास कहते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इज़राइल के ऊपर अटैक किया। उसके बाद से हम देखते हैं जो इन्वेजन स्टार्ट किया है इज़राइल ने गाज़ा में, और अब तक लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर मार दिया, जिसमें 35,000 और 40,000 के आसपास तो सिर्फ बच्चे और औरतें हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब इज़राइल एंटर कर चुका है लेबनान, और लेबनान में लगभग 3,000 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो इज़राइल का स्ट्रैटेजी है वो हमास के खिलाफ तो है ही, साथ में वो मासूम और सिविलियंस को भी टारगेट कर रहा है और बुरी तरीके से बच्चों और आम लोगों को मार रहा है वहाँ पे। अब हम देखते हैं कि एक छोटा सा कंट्री इज़राइल गाज़ा में और लेबनान में जो जनसंहार मचा रहा है वो मचा क्यों पा रहा है? क्योंकि यूएस जो है वो उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, पूरा जो हथियार सप्लाई वो कर रहा है, पूरी फंडिंग कर रहा है। आपको जान के हैरत होगी कि जो इज़राइल वॉर लड़ रहा है उसकी पूरी फंडिंग जो है यूएस कर रहा है। यूएस यहाँ पे दोगली नीति खेल रहा है। पहला तो क्या कर रहा है, एक तरफ इज़राइल को हथियार मुहैया करा रहा है और फंडिंग कर रहा है वॉर के लिए, दूसरी तरफ वो गाज़ा के आम लोगों के लिए खाना भेजता है ताकि दुनिया को ये लगे कि यूएस जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत काम करता है। यूएस को यहाँ पर शर्म आनी चाहिए कि आप मासूम लोगों को मारने के लिए इज़राइल को पैसा मुहैया करा रहे हैं, हथियार मुहैया करा रहे हैं, राइट? और दूसरी तरफ गाज़ा में आम लोगों को खाना भी भिजवा रहे हो। इज़राइल यहाँ तक नहीं रुका है। इज़राइल ने हाल ही में क्या किया है कि यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जो कि फ़िलिस्तीनियों के लिए बनी थी, उनको एजुकेशन और उनको खाना प्रोवाइड करने के लिए, जिसको UNRWA बोला जाता है, उसको भी बैन कर दिया इज़राइल ने। ऑलरेडी क्या था वहाँ पे कि खाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, गाज़ा में लोग भूखे मर रहे थे, हज़ारों लोग तो सिर्फ भूख से ही मर गए। अब जो एजेंसी यूनाइटेड नेशंस की है जो फ़िलिस्तीनी मासूम लोगों को खाना मुहैया कराती और एजुकेशन, उसको भी इज़राइल ने बैन कर दिया है। अब इज़राइल के इस बढ़ते हुए आतंकवाद के खिलाफ जो कंट्री खड़ा हुआ है वो एकमात्र कंट्री है, कौन है? ईरान। ईरान ने अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से, जैसे कि यमन में हूतीज़ और इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह के माध्यम से इज़राइल को रोकने का पूरा कोशिश किया है। हम लोगों ने देखा है कि हूतीज़ ने और हिजबुल्लाह ने काफ़ी रेजिस्टेंट क्रिएट कर रखा है इज़राइल के खिलाफ। और यहाँ पे हूतीज़, हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है, ताकि इज़राइल को रोका जा सके। लेकिन इज़राइल रुकता नहीं है, वो एक एक करके हूतीज़ के लीडर्स को, हिजबुल्लाह के लीडर्स को और हमास के लीडर्स को मारता जा रहा है। हमने देखा 31 जुलाई को
हमास के जो पॉलिटिकल विंग के चीफ थे इस्माइल हानिया, उनको एज ए स्टेट गेस्ट बुलाया गया था ईरान में, क्योंकि ईरान में इलेक्शन हुए थे और नए प्रेसिडेंट बने थे मसूद पेज़ेश्कियान। उनसे मिलने के लिए हमास के चीफ इस्माइल हानिया गए हुए थे। इजराइल ने उनको तेहरान में उनका असैसिनेशन करवा दिया। 27 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह का असैसिनेशन करा दिया इजराइल ने लेबनान में। अब जब इस्माइल हानिया का असैसिनेशन हुआ तेहरान में और हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह का असैसिनेशन करवाया इजराइल ने, तो ईरान ने बोला कि हम इसका रिवेंज लेंगे। और हम देखते हैं कि 1 अक्टूबर 2024 को, यानी पिछले ही महीने, ईरान ने लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर दी थी इजराइल के ऊपर, और इसमें इजराइल को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। इजराइल का जो छवि बना हुआ था कि इजराइल को अटैक नहीं किया जा सकता, और उसका जो सो कॉल्ड आयरन डोम है उसको भेदा नहीं जा सकता, राइट। लेकिन हमने देखा कि जब ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसाए थे इजराइल के ऊपर, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था, और बहुत सारे एयर बेस जो हैं इजराइल के और मिलिट्री बेस वो इस अटैक में तबाह हुए थे। 1 अक्टूबर को जो ईरान का अटैक होता है इजराइल के ऊपर, इजराइल ने बोला हम इसका बदला लेंगे और बहुत बड़ा अटैक करेंगे हम ईरान के ऊपर। इसी बीच हम देखते हैं 16 अक्टूबर 2024 को, पिछले महीने, IDF इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमास के नए पॉलिटिकल चीफ याह्या सिनवार को मार गिराया और उनके लास्ट मोमेंट का वीडियो भी रिलीज़ किया था IDF ने। उसके बाद हमास और हिजबुल्लाह ने हमले तेज़ कर दिए थे इजराइल के ऊपर, और ईरान ने भी बोला था कि ये ठीक नहीं किया है इजराइल ने। उसके बाद हम देखते हैं 26 अक्टूबर की सुबह इजराइल ने एक बहुत बड़ा हमला लॉन्च कर दिया ईरान के ऊपर। लगभग 140 फाइटर जेट्स लॉन्च किए गए थे ईरान के ऊपर इजराइल के द्वारा, और इसमें ईरान का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ईरान के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए थे उनके सुप्रीम लीडर्स खमेनी की तरफ से, उन्होंने बताया था 2 से 3 जो सोल्जर्स हैं उनके मारे गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ईरान ने लगभग ये जो अटैक था इजराइल का, उसको सक्सेसफुली डिफेंड किया था। अब उसके बाद ईरान ने बोला है कि हम इसका बदला लेंगे, और लगभग 1000 बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसाएंगे इजराइल के ऊपर, और ईरान इसकी तैयारी कर रहा है। अब दुनिया इस मुहाने पे खड़ी है कि हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। अगर ईरान ने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर 1000 बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो ये बहुत बड़ा हमला होगा, और इसमें इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। इस खतरे से बचने के लिए US और वेस्टर्न कंट्रीज पूरी तरीके से थ्रेटन कर रहे ईरान को कि ईरान अब दोबारा रिवेंज ना ले। US ने अपना मिलिट्री और आर्सेनल्स और हथियार तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया मिडिल ईस्ट में और इजराइल के पास, कि यदि ईरान अटैक करता है तो उसका जवाब तगड़े तरीके से दिया जाए। और कहीं ऐसा हो गया कि ईरान ने बहुत बड़ा अटैक किया और इजराइल उसमें बुरी तरीके से डैमेज होता है, तो US डायरेक्ट युद्ध में कूद पड़ेगा और ईरान पर डायरेक्ट अटैक होना शुरू हो जाएगा US के द्वारा। अब ऐसे में क्या है कि अगर US ने अटैक किया ईरान के ऊपर, तो ईरान को सपोर्ट करने के लिए पीछे से रशिया और चाइना खड़े हो जाएंगे, और जब ईरान के पीछे रशिया और चाइना खड़े होंगे और इजराइल के पीछे US डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा, वॉर में, तो एक पूरी तरीके से स्टेज सज जाएगा वर्ल्ड वॉर 3 को। अब दुनिया एक बहुत बड़े वॉर की तरफ धकेल दी जाएगी। अब इसमें कसूरवार कौन होगा?
पूरी तरीके से कसूरवार यूएस को माना जाएगा। क्यों? इजराइल जो भी कर रहा है आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहा है उसको आप सपोर्ट कर रहे हो। इजराइल का आतंकवाद और अपराध यहीं तक नहीं रुका है। अब हम देख सकते हैं कि इजराइल को ओपनली इस समय सपोर्ट कौन कर रहा है, क्योंकि इजराइल ऐसे काम करे उसको सपोर्ट कौन करेगा? जिसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इजराइल से जुड़ा होगा वही सपोर्ट कर रहा होगा। तो ऑफिशियल सपोर्ट जो है इस समय इजराइल के पास सिर्फ यूएस और यूके का है। अब सवाल ये, यूएस और यूके हर हाल में इजराइल का सपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि यूके और यूएस ने ही इजराइल को बनाया था ताकि मिडिल ईस्ट पर और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पर कंट्रोल रखा जा सके। तो इजराइल की स्थापना की ही थी यूएस और यूके ने मिडिल ईस्ट में एक लठ की तरह, ताकि वो लठ मिडिल ईस्ट में गाड़ा जा सके और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड और मिडिल ईस्ट के रिसोर्सेज पे कंट्रोल किया जा सके। और मिडिल ईस्ट का जो आज हालत आप लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे इतना कॉन्फ्लिक्ट रहता है सीरिया में, ये वो सब, तो उसके पीछे पूरी तरीके से जिम्मेदार हम मान सकते हैं वेस्ट को ही, यूएस और उसके एलाइज को, कि पावर को कैप्चर करने के लिए और एरिया को कंट्रोल करने के लिए यूएस और इसके एलाइज ने मिडिल ईस्ट को आग में झोंक दिया। अब सवाल ये उठता है कि जो इजराइल है वो इस वॉर को रोक क्यों नहीं रहा है, एक के बाद एक लोगों को मारते जा रहा है। तो इसको जानने के लिए हमको 2019 में जाना पड़ेगा, जब इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को करप्शन के चार्जेस में मुलविस पाया था। उसके बाद से ट्रायल चल रहा था बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। बेंजामिन नेतन्याहू इन चार्जेस से पीछा छुड़ाना चाह रहा था कि कैसे भी मैं बच जाऊं इससे, क्योंकि कम से कम 10 साल की जेल की सजा हो सकती थी बेंजामिन नेतन्याहू, राइट। इसी बीच क्या हुआ, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला कर दिया और बेंजामिन नेतन्याहू को मौका मिल गया कि अब वॉर शुरू कर देते हैं ताकि जो चार्ज मेरे ऊपर लगने वाला है उससे मैं बच सकूं। और बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया को आग में झोंक देगा अपनी सजा से बचने के लिए, इसलिए वॉर रोक नहीं रहा है। जैसे ही वॉर रोकिएगा तो क्या होगा, उसके बाद फिर से ट्रायल शुरू हो जाएंगे और उसको जेल की सजा पक्की है, इसलिए वॉर को रोक नहीं रहा है। अब ऐसे में दुनिया के सारे कंट्रीज को सामने आना चाहिए और यूएस को शर्म आनी चाहिए, यूके को शर्म आनी चाहिए, दुनिया के सारे कंट्रीज को एक साथ आना चाहिए और इस वॉर को रोकना चाहिए, इजराइल को रोकना चाहिए। भारत का स्टांस क्या है इस पर? तो यूएन में जब वोटिंग हुआ था तो भारत सरकार ने खुले तौर पर इजराइल का विरोध किया था। वहाँ ब्रिक्स का भी सम्मेलन हुआ था कजान रशिया में, तो ब्रिक्स ने भी वहाँ पर निंदा की थी इजराइल की। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लगातार इजराइल की निंदा की जा रही है, लेकिन इजराइल को कोई रोकने वाला है ही नहीं। क्यों? यूएस सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में वर्ल्ड कम्युनिटी को साथ आना होगा और इजराइल के खिलाफ कुछ एक्शन लेने होंगे, ताकि जो क्राइम कर रहा है इजराइल, लोग मासूम लोगों को मार रहा है, जनसंहार कर रहा है, उसको रोका जा सके।